अब बर्फ पर चलूंगी तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। और अगर यही फर्श होता घास से ढका तो दौड़ भाग खेल कूद कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसा फर्श वैसी चाल। खेल की दुनिया में भी होते हैं कोर्ट्स, ट्रैक्स, पिच, जिनका असर खेल के कई पहलू में दिखाई देता है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं, खेल और सर्फेसेस, क्या रिश्ता है इनका। वो कौन सी चीज है जो क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, स्कीइंग, कार रेसिंग और गोल्फ को बांधती है? वो कौन सी चीज है जिसका खेल पर प्रभाव इतना गहरा है कि उस पर कई चीजें निर्भर हैं, जैसे टीम में फास्ट बॉलर्स कितने हों, टेनिस में खेलने का टेक्निक कैसा हो, गोल्फ में किस क्लब का इस्तेमाल करें, स्कीइंग में स्पीड और कार रेसिंग में टायर स्ट्रैटेजी। वो चीज है सतह या सरफेस। शायद ही कोई ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी, अंपायर्स और दर्शक सतह पर ध्यान नहीं देते। सतह पर सभी खिलाड़ियों की तकनीक और खेल की स्ट्रैटेजी निर्भर है। भारत की पिचों पर स्पिन बॉलर्स का दबदबा रहता है। क्ले कोर्ट्स में बेसलाइनर्स अक्सर जीतते हैं। कार रेसिंग में ड्राइवर्स टायर्स अक्सर बदलते हैं। इन सर्फेसेस में ऐसा क्या है कि खेल जगत इतने गहरे रूप से प्रभावित है? आज की कड़ी में इसी सवाल का जवाब हम ढूंढ निकालेंगे। सवालों के जवाब ढूंढने में ही साइंस छुपी है। अब देखिए ना, जिन खेलों का हमें शौक होता है हम उन्हें खूब अच्छी तरह से देखते हैं, उनको समझते हैं, उनके रूल्स जानते हैं, उनके प्लेयर्स के स्टाइल्स को समझते हैं, लेकिन उनकी टेक्निकल बातें ऊपर से निकल जाती हैं। अब देखिए टेनिस को ही ले लीजिए, ग्रास कोर्ट, क्ले कोर्ट, दोनों में फर्क, एक फास्ट एक स्लो। इसके पीछे भी एक साइंस है, तो समझिए साइंस को और खेल का मजा दुगना कर लीजिए। एक खेल जिसमें खिलाड़ियों का पूरा करियर सतह पर निर्भर है वो है टेनिस। टेनिस 3 तरह के सरफेसेस पर खेला जाता है, ग्रास, क्ले और सिंथेटिक। ग्रास कोर्ट सबसे तेज होता है और क्ले सबसे धीमा। जो खिलाड़ी ताकतवर सर्विस और अच्छी वॉली करते हैं वो ग्रास या सिंथेटिक सर्फेसेस पर अच्छा खेलते हैं, और जो खिलाड़ी लंबी रैली करते हैं वो क्ले कोर्ट्स के नवाब कहलाते हैं। तेज सतह पर गेंद काफी हाई स्पीड पर आती है, पर बाउंस लो होता है। धीमी सतह पर गेंद की स्पीड कम होती है और टप्पा खाने के बाद काफी उछलती है। मगर सवाल यह है कि एक सतह के तेज या धीमे होने का राज क्या है? टप्पा खाने के बाद गेंद पर जो प्रभाव होता है उसके 2 अंश हैं। पहला, टप्पा खाने के बाद उसकी रफ्तार या पेस। दूसरा, टप्पा खाने के बाद उसकी उछाल या बाउंस। जब 2 वस्तु संपर्क में आते हैं तब घर्षण या फ्रिक्शन पैदा होती है। घर्षण संपर्क के समय गतिशील वस्तु की दिशा की उल्टी दिशा में लगता है। अगर गेंद में स्पिन न हो तो घर्षण उसकी दिशा की उल्टी दिशा में लगता है। जिस सतह पर ज्यादा घर्षण पैदा होती है उस पर गिर के गेंद की गति काफी कम हो जाती है, और जिस सतह पर कम घर्षण पैदा होती है उस पर गिर के गेंद की गति काफी हद तक बरकरार रहती है। क्ले कोर्ट से संपर्क में ज्यादा घर्षण पैदा होती है और गेंद की गति कम होने के कारण खिलाड़ी बेसलाइन से ज्यादा खेलते हैं। ग्रास या सिंथेटिक कोर्ट्स में कम घर्षण पैदा होती है।
इसलिए गेंद की स्पीड ज्यादा होती है और पावरफुल सर्विस करने वाले अक्सर जीतते हैं। लेकिन सतह पर घास होने से ही गेंद तेज होगी ये निश्चित नहीं है। अगर घास लंबी है तो ज्यादा घर्षण पैदा होगी जो गेंद को रोक लेगी। लेकिन अगर घास बारीकी से कटी हो तो उस पर गेंद बहुत तेज गुजरती है, जैसे गोल्फ में पटिंग ग्रीन्स और क्रिकेट में ग्रीन पिच। इन दोनों पर गेंद बहुत तेज गुजरती है। यहां तक कि अगर आउटफील्ड में घास अच्छी तरह कटी हो तो उसे फास्ट आउटफील्ड कहते हैं। फास्ट आउटफील्ड पे क्रिकेट देखने का मजा अपना ही है। चौकों की भरमार, बैट्समैन के मजे, लेकिन फील्डर्स की मुसीबत। सर्फेसेस की साइंस का ताल्लुक हर खेल से है। अब समय है एक सवाल का। कार रेसिंग में टायर्स का निश्चय लेते समय इंजीनियर्स किन चीजों को ध्यान में रखते हैं? ए, तापमान, बी, हवा की नमी, सी, सतह का घर्षण और डी, ऊपर दिए सभी उत्तर। क्ले कोर्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग सरफेस होते हैं। उनका बर्ताव खिलाड़ी के साथ एक होता है और गेंद के साथ कुछ और ही। खिलाड़ी के पैरों से संपर्क में घर्षण कम पैदा होती है और खिलाड़ी स्लिप और स्लाइड कर सकता है, मगर गेंद से संपर्क में ज्यादा घर्षण पैदा होती है जो गेंद की गति धीमी करता है। क्ले कोर्ट्स की ऊपरी सतह रेतीली होती है जो खिलाड़ी के जूतों के नीचे बॉल बेयरिंग्स जैसा बर्ताव करते हैं, मगर टेनिस बॉल से संपर्क में ये दाने गेंद की रेशों को पकड़ लेते हैं, जिससे ज्यादा घर्षण पैदा होती है और गेंद की गति धीमी हो जाती है। क्रिकेट में भी भारत के डस्ट बोल्स में गेंद को ग्रिप अच्छा मिलता है और गेंद स्पिन काफी लेती है। क्ले कोर्ट्स की धीमी गति संभालने के लिए क्ले कोर्ट स्पेशलिस्ट टॉप स्पिन ज्यादा खेलते हैं। टॉप स्पिन में बॉल ऊपर से नीचे की तरफ घूमती है। जमीन से संपर्क पर घर्षण स्पिन की दिशा की उल्टी दिशा में लगता है और गेंद की गति बढ़ाता है। साइंस को समझने के लिए एक चीज को दौड़ाना बहुत जरूरी है। मैं बात कर रही हूं इमेजिनेशन की। तो चलिए दौड़ाइए अपनी इमेजिनेशन को और इमेजिन करिए कि ये कंचे हैं रेत के कण, मिट्टी के कण, मिलियन टाइम्स मैग्नीफाइड। और मेरा ये हाथ है दौड़ती हुई गाड़ी और रेसिंग कार। ये रेत के कण बॉल बेयरिंग की तरह फ्रिक्शन को कम करते हैं। मिट्टी या रेत के ऊपरी हिस्से के कम घर्षण का कई स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होता है, जैसे स्कीइंग जो ज्यादातर पहाड़ों में होता है, मगर आजकल कई लोग रेगिस्तान में भी स्कीइंग करने लगे हैं। रेत के ऊपर ये स्कीज मानो फ्लोट करते हुए चलते हैं। रेगिस्तान में डेजर्ट रैलीज में गाड़ी चलाना सबके बस की बात नहीं है। एक तरफ ये ध्यान रखना होता है कि रेत के अंदर गाड़ी फंस न जाए और दूसरी तरफ कम घर्षण वाले ऊपरी लेयर में गाड़ी फिसल न जाए। लेकिन एक स्पोर्ट जिसमें रेत की ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह झलकती है वो है गोल्फ। गोल्फ में कई बार बॉल रेत के बंकर में गिर जाती है। बंकर्स में बॉल रेत के अंदर धंस जाती है। बंकर से गेंद निकालना गोल्फ का सबसे कठिन शॉट होता है। हमारी तरह गोल्फर्स भी ये जानते हैं कि मिट्टी से ज्यादा घर्षण पैदा होती है, मगर उसके ऊपरी हिस्से में रेत के लेयर का इस्तेमाल करें तो फ्रिक्शन कम होता है। बंकर से बॉल निकालते समय गोल्फर्स बॉल के 2 इंच पीछे मारते हैं, लेकिन क्लब को रेत के अंदर घुसने नहीं देते। वो रेत के ऊपरी लेयर समेत बॉल को बाहर निकालते हैं।
ऊपरी लेयर का घर्षण कम होने की वजह से क्लब का मोमेंटम आसानी से बॉल को ट्रांसफर हो जाता है और बॉल बंकर के बाहर आ जाती है। अगर आपको बर्फ को 2 एडजेक्टिव्स देने हो तो आप क्या देंगे? मैं तो कहूंगी कोल्ड एंड स्लिपरी, ठंडी और फिसलनी। अब बर्फ ठंडी क्यों है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम बर्फ पर फिसलते क्यों हैं, क्या ये आप जानते हैं? तो चलिए सीधे चलते हैं विंटर ओलंपिक्स में, जहां बर्फ भी है, ठंड भी, फिसलन भी और खेल भी। देखें तो आपने देखा कि फिसलने की प्रक्रिया घर्षण के कम होने का नतीजा है। एक पूरा ओलंपिक खेल इस अनोखे सिद्धांत पर आधारित है। जी हां, विंटर ओलंपिक्स, जिसमें अब भारत भी हिस्सा लेने लगा है। बर्फ। अगर आप सोचते हैं कि इसका काम गर्मी में राहत लाने तक सीमित है, तो आप सरासर गलत हैं। विंटर ओलंपिक्स का सबसे महत्वपूर्ण सरफेस है ये बर्फ। इस सतह पर जीत हासिल करने का राज है अपने को बैलेंस करना और कम घर्षण होने के बावजूद इस पर न फिसल के अपने पैरों पर खड़े रहना। मगर बर्फ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उस पर फिसलन इतनी ज्यादा है? एक समय ऐसा था जब लोग मानते थे कि प्रेशर या फ्रिक्शन की वजह से बर्फ पिघलती है, जिससे ऊपरी सतह लिक्विड होकर एक ल्यूब्रिकेंट की तरह बर्ताव करती है। मगर अब लोगों को पता है कि बर्फ के ऊपर एक फ्लूइड लेयर होता है जो बर्फ को हर समय स्लिपरी बनाकर रखता है। ये पानी का परमानेंट लेयर होता है जो इन स्पोर्ट्स को इतना एक्साइटिंग और पॉपुलर बनाता है। इतनी सारी बर्फ देखकर मुझे तो वो एक्सपेरिमेंट याद आ गया जो शायद आपने भी स्कूल में ट्राई किया होगा। फिर से ट्राई करें। थोड़ा सा और प्रेशर। ऐसा ही होता है। विंटर ओलंपिक्स में भारत हिस्सा ले रहा है और कितने खेलों में नाम कमा रहा है। तो चलिए चलते हैं रफ्तार की दुनिया में, जहां एक भारतीय ने देश का झंडा ऊंचा रखा है। अनिल कुंबले और सानिया मिर्जा की कला तो हमने देख ली, मगर नारायण कार्तिकेयन की कला भी घर्षण और उससे पैदा होने वाली फोर्सेस से काफी गहरे रूप में प्रभावित होती है। जहां अन्य खेलों में घर्षण महत्वपूर्ण है, कार रेसिंग में घर्षण और उसकी मात्रा को नियंत्रण करना बिल्कुल जरूरी है, अति आवश्यक है। गाड़ी के आगे बढ़ने के लिए घूमते हुए पहिए को घर्षण बल की जरूरत होती है। घर्षण के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन ज्यादा घर्षण हो तो गाड़ी अपनी अधिकतम रफ्तार पर नहीं जाएगी। मैक्सिमम स्पीड पकड़ने के लिए घर्षण कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर घर्षण कम हो जाए, जैसे बारिश के समय जब सड़क भीग जाती है, तब गाड़ी स्किड कर जाएगी। और यहीं पर टीम की टायर स्ट्रैटेजी काम आती है। उदाहरण लेते हैं इस रेस का। बारिश के समय सड़क में फिसलन ज्यादा होने की वजह से ड्राइवर्स गहरी गिरारी वाली टायर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रोड पर अच्छी ग्रिप मिले। बारिश के खत्म होते ही वो पिट में आकर अपनी गहरी गिरारी वाली टायर्स बदलकर कम गिरारी वाली टायर्स लगा लेते हैं।
रोड्स पर घर्षण ज्यादा होती है और स्मूथ टायर से घर्षण कम करके ड्राइवर मैक्सिमम स्पीड पर चला सकता है। टीम की टायर स्ट्रैटेजी अक्सर जीत और हार के बीच का अंतर हो सकती है। हमने आपसे पूछा था कि कार रेसिंग में टायर्स का निश्चय लेते समय इंजीनियर्स किन चीजों को ध्यान में रखते हैं। सही जवाब है डी, ऊपर दिए सभी उत्तर। ज्यादा तापमान से टायर के गर्म होकर फटने का डर रहता है। हवा में नमी हो तो टायर्स की घर्षण कम हो सकती है और सतह का घर्षण तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है कहानी सतह या सरफेसेस की। अच्छे खिलाड़ी अपने खेल को समझते हैं, हर सतह को परखते हैं, अपने खेल को सतह के अनुसार बदलते हैं और मैच में जीत हासिल करते हैं। अगर गेंद में स्पिन न हो तो घर्षण उसकी दिशा की उल्टी दिशा में लगता है। क्ले कोट से संपर्क में ज्यादा घर्षण पैदा होती है। ग्रास या सिंथेटिक कोट्स में कम घर्षण पैदा होती है। क्ले कोट्स की ऊपरी सतह रेतीली होती है, जो खिलाड़ी के जूतों के नीचे बॉल बेयरिंग्स जैसा बर्ताव करते हैं। मगर टेनिस बॉल से संपर्क में ये दाने गेंद की रेशों को पकड़ लेते हैं, जिससे ज्यादा घर्षण पैदा होती है और गेंद की गति धीमी हो जाती है। बर्फ के ऊपर एक फ्लूइड लेयर होता है जो बर्फ को हर समय स्लिपरी बनाकर रखता है। सूखी रोड्स पर घर्षण ज्यादा होती है और स्मूथ टायर से घर्षण कम करके ड्राइवर मैक्सिमम स्पीड पर चला सकता है। चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ये कहावत भी साइंटिफिक हो ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर चोर की दाढ़ी का तिनका नहीं, एक भी बाल मिल जाए ना, तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। कैसे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नाम तो सुना होगा, है ना कमाल की साइंस। आजकल अखबारों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बहुत बात चलती है। फिंगरप्रिंटिंग में फिंगर का कोई हाथ नहीं होता उसमें। ये नहीं कि इम्प्रेशन लगा लिया थंब का वगैरह। डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल है और हमारे सेल में वही डीएनए होता है, हर एक के सेल में। और हर एक के सेल में अलग अलग डीएनए होता है। तो अगर हम पहचानना चाहें कि कोई किसी का बेटा है कि नहीं, तो हमें क्या ज़रूरत है? ये देखना कि उनके पिता का डीएनए का कोई निशान इसमें है कि नहीं, इसके डीएनए में, और उनकी माता का भी निशान है कि नहीं उसमें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जाती है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति के बाल, लार या खून से डीएनए का सैंपल लिया जाता है। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक स्पाइरल सीढ़ीनुमा संरचना है जो हर व्यक्ति के सेल के न्यूक्लियस में होती है। डीएनए के दोनों सिरों को जो चीज आपस में जोड़े रखती है उसे बेस पेयर कहते हैं। वैसे तो डीएनए में कई मिलियन बेस पेयर्स होते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है, लेकिन इसमें काफी समय लगता है। इसलिए वैज्ञानिक डीएनए के कुछ ऐसे चुनिंदा सीक्वेंसेस का उपयोग करते हैं जो पेरेंट्स के अलावा हर एक व्यक्ति में निश्चित तौर पर अलग अलग होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया में सबसे पहले डीएनए को बॉडी के सेल्स या टिश्यूज से निकाला जाता है। इसके बाद एंजाइम्स की मदद से डीएनए को अलग अलग साइज के कई टुकड़ों में काटा जाता है। अब इन टुकड़ों को एक खास विधि से उनके साइज के अनुसार छांट लिया जाता है। फिर डीएनए के इन टुकड़ों के डिस्ट्रीब्यूशन को एक नायलॉन शीट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाद में इस नायलॉन शीट में रेडियो एक्टिव या कलर्ड प्रोब ऐड करते हैं, जिससे शीट पर एक पैटर्न उभरता है। इसी को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ये देखने में किसी खरीदे गए सामान के टैग पर छपे बार कोड की तरह दिखता है।
इसी तरह दो डीएनए फिंगरप्रिंट में पाई जाने वाली समानता या असमानता के आधार पर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जाती है, फिर चाहे वो पेरेंटिंग का मामला हो या क्राइम का। तो इस तरह से क्राइम वगैरह में पता करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है, बहुत इस्तेमाल किया जाने लगा आजकल। हैरानी की बात है, 50 साल पहले हमें पता ही नहीं था कि डीएनए क्या भला होती है। 50-55 साल पहले इतनी नई नई चीज़ है तो एकदम से इस्तेमाल होने लगी। क्रुप 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 क्रुप। पानी जब उबलता है तो उसमें बुलबुले ऊपर उठते हैं, कुड़ुप कुड़ुप। मेरा ये मानना है कि एक एक्टिव दिमाग में सवाल भी कुछ इसी तरह उबलते हैं, गुड़ुप गुड़ुप। ये है कूल लाइफ, नो फिकर नो टेंशन। एक हम है कंगले। पर यार एक्सीडेंट हो गया तो? तू भी जनानियों की तरह उधेड़-बुन में लगा रहता है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, एंजॉय। अब कहाँ चल दिया? मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास है। अबे तेरे बिना वहां क्या कमी रह जाएगी? मैं ये चैप्टर नहीं समझ पाऊंगा। जा बाय। और बगला भगत। यार तू तो रहेगा हमेशा कुएं का मेढक, लेकिन भैया हम तो दुनिया में फुल ऐश करेंगे। यार तू समझता क्यों नहीं यार? क्या अक्ल मुझे भी है, मुझे पता है कि हमें नौकरियां करनी होंगी। आज तक जिंदगी पढ़ते पढ़ते गुजर गई, 2 साल बाद सर पे नौकरी की तलवार टंगी होगी और हम कौन सा लाट कलेक्टर बन जाएंगे, बस गुजारे लायक तनख्वाह होगी। इस दुनिया में इतनी मौज है, मस्ती है, ऐश है, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है? क्या ले बेटा खा। चाची जी आप सुबह से रात तक काम करती हैं, थक नहीं जाती? हाँ थक तो जाती हूँ बेटा, पर क्या करूँ, अब तो सुरिंदर की बहू ही आकर के आराम देगी। बहू क्या ऐसे ही आ जाती है? खर्चा करना पड़ता है, बहुओं को कुछ देना भी पड़ता है। अरे मेरी बहू आए तो सही, मैं उसे सोने की चूड़ियां पहनाऊंगी, सोने की। हाँ अरे मोबाइल क्या देख रहा है? तुझे क्या मालूम, मैंने एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर अपनी बहू के लिए सोने की चूड़ियां बनवाई हैं। मनीष बेटा, ये तेरा दोस्त है, इस तरह इसका ध्यान रख। स्कूल तो इसने तेरे साथ पार कर ही लिया है। ले ले सागौन ले ले। नहीं नहीं। क्यों? अरे ले भी ले। अबे यार वहाँ हमारे ग्रुप का क्रेडिट कार्ड चलता है। क्रेडिट को हिंदी में कर्ज कहते हैं। तुझे नहीं पता, मेरा ग्रुप बहुत दिलदार है। 100 के नोट तो वो कुछ समझते ही नहीं। जिस दिन तुझे उन्हें दावत देनी पड़ेगी तब क्या करेगा? वो तुझे फ्री में देकर आदत बिगाड़ रहे हैं।
मर्द बच्चा हूं मैं, तो बस जरा मस्ती के लिए, आदत वादत में नहीं डालूंगा, जब चाहे यूं छोड़ दूंगा। तो अभी छोड़ दे। क्या हुआ? मना कर गया। मैं तो पहले ही कह रहा था, गोली मारो उसे। इसकी भेजे में बात नहीं आएगी, इसकी किस्मत में खुश रहना नहीं लिखा है। चाची जी सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे सब्र करूं बेटे, कितनी मुश्किल से अकेली ने मैंने ये बेटा पाला है, और ये बेटा मुझे ये रंग दिखा रहा है। अरे मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती। न जाने कैसे कैसे पैसे जुटा के मैंने इसकी बहू के लिए चूड़ियां बनवाई थी। बहू के लिए बनवाई थी ना, बेटे ने ले ली तो क्या आफत आ गई? अरे नाश पीटे, अरे तू चला जा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मुझे अपने घर में बाहरी लोगों का दखल पसंद नहीं, आप जाओ। अरे और सत्यानाशी, चुप हो जा। मनीष बेटे, तो इसकी बातों का बुरा मत मानना। चाची जी बहुत बुरा किया तूने बहुत बुरा किया। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। आप थोड़ा सब्र रखिए, चिंता ना करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सुरेंद्र, हम आपको 15 दिन के लिए इस सेंटर पे रखेंगे, दवाइयों एवं बातचीत द्वारा हम आपका इलाज करेंगे। पर एक बात का ध्यान रखना होगा, दवाइयों से इस आदत से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, और अगर इस आदत को छोड़ने की तुम मन में ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस बात को हमेशा ध्यान रखना।